नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पिल कुमावत पर। दोस्तों अपन शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे थे और आज की जो अपनी शिक्षण विधि है वो अनुसंधान विधि है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी विधि अनुसंधान विधि को। देखिए, अनुसंधान विधि को खोज विधि भी कहते हैं और इसी विधि को ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं और इसका एक अन्य नाम और ही है अन्वेषण विधि। क्या है? अन्वेषण विधि। ठीक है ना। तो इसी विधि को ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि या अन्वेषण विधि भी इसी को कहते हैं। देखिए, इस विधि के जो प्रतिपादक है वो हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। और हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक पुस्तक लिखी थी, द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक का नाम आप याद रखना। ये पुस्तक जो होती है परीक्षा के अंदर पूछी गई है एक बार सीटेट एग्जाम के अंदर। तो इस पुस्तक का आप नाम याद रखना कि हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो कौन सी पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। देखिए, अब ह्यूरिस्टिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से हुई है। और इस ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ होता है कि आई डिस्कवर, यानी मैं खोजता हूँ। तो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से होती है और इसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ठीक है। और अब देखिए, इस ह्यूरिस्टिक विधि का जो आधार है वो क्या है? आगमन विधि है। आधार से तात्पर्य होते हैं कि ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो कहाँ से आई है, इसका जन्म कौन सी विधि से हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ह्यूरिस्टिक विधि का जो जन्म हुआ है वो आगमन विधि से हुआ है। इसी कारण इस ह्यूरिस्टिक विधि का जो आधार है वो कौन सी विधि मानी जाती है? आगमन विधि है। ठीक है ना। अब देखिए, इस विधि के अंदर एक अध्यापक और एक विद्यार्थी कैसे कार्य करते हैं। देखिए, इस विधि में अध्यापक मार्गदर्शक के रूप में होता है। क्या होता है? किस रूप में होता है? अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। अध्यापक पढ़ाता नहीं है बल्कि बालकों को एक समस्यात्मक कथन दे देता है और फिर क्या करना, बालक जो है उस समस्यात्मक कथन पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और फिर क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं और स्वयं करके सीखते हैं। और यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो टीचर से पहुंचते हैं और वो टीचर जो क्या करता है, उस समस्या का समाधान करता है और बालकों का मार्गदर्शन करता है। एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है टीचर, जबकि पढ़ाता नहीं है उसमें। अब देखिए, इस विधि में जो विद्यार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, तो इस विधि में विद्यार्थी एक खोजकर्ता या शोधकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। यानी क्योंकि तो विद्यार्थी स्वयं खोज करते हैं और वह शोधकर्ता या खोजकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, जिससे विद्यार्थी सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं और क्रियाशील रहते हैं, जिससे उनकी बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। तो चूंकि इस विधि के अंदर जो बालक क्या करता है, एक खोजकर्ता या शोधकर्ता के रूप में होता है और वो इस रूप में वो क्या करता है कि विद्यार्थी जो तो वो सर्वाधिक सक्रिय होता है, क्योंकि स्वयं करके सीखता है। कोई भी प्रैक्टिकल होता है वो स्वयं करता है। तो जब बालक कोई भी अपने हाथों से कोई भी कार्य करता है तो उसमें वो सर्वाधिक सक्रिय रहता है और सर्वाधिक जो क्या रहता है, क्रियाशील रहता है और सर्वाधिक क्रियाशील और सर्वाधिक सक्रिय रहता है। इस प्रकार इस विधि में बालक जो होता है वो स्वयं करके सीखता है, जिसके कारण जो है बालक वो सर्वाधिक जो होता है वो सक्रिय रहता है और सर्वाधिक क्रियाशील रहता है, जिसके कारण उसकी बुद्धि का जो होता है वो सर्वाधिक विकास होता है और जो भी वो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति होती है, जिसके कारण जो होता है उसका ज्ञान जो होता है वो अस्थायी और स्पष्ट होता है। ठीक है ना। तो विद्यार्थी इसमें इस विधि में शोधकर्ता के रूप में कार्य करता है, जबकि टीचर जो होता है वो इस विधि के अंदर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। ये याद रखना कि जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसमें अध्यापक की जो भूमिका होती है वो एक मार्गदर्शक की होती है, कि फैसिलिटेटर की होती है, और विद्यार्थी जो होता है वो एक शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। ये दो बातें आप याद रखना। देखिए, इस विधि में जो है सर्वाधिक महत्व जो दिया जाता है वो अवलोकन और प्रयोग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अवलोकन और प्रयोग को दिया जाता है, क्योंकि इसमें विधि में बालक क्या करता है, अवलोकन करता है और फिर उसका प्रयोग करता है, अवलोकन करता है फिर प्रयोग करता है। इसी कारण इस विधि में जो है सर्वाधिक जो महत्व दिया जाता है वो अवलोकन और प्रयोग को दिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सर्वाधिक महत्व इस विधि का जो है वो आधार है वो अवलोकन और प्रयोग है। इस बात को आप याद रखना। अब देखिए, इस विधि में बालक जो है अपनी संज्ञानात्मक शक्तियों का की सहायता से तथ्यों का अवलोकन करता है, अध्ययन करता है, परीक्षण करता हुआ समस्या का समाधान करता है और नवीन निष्कर्षों की खोज करता है। इसीलिए ह्यूरिस्टिक विधि को जो है अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण विकसित करने वाली विधि कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये ह्यूरिस्टिक विधि को अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण पैदा करने वाली विधि कहते हैं। ये बालक के अंदर अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है, क्योंकि इस विधि में बालकों के सामने टीचर एक समस्या रखता है और उस समस्या पर बालक क्या करता है, विचार करता है। किसके द्वारा? अपनी संज्ञानात्मक शक्तियों के
प्रयोग करते हुए उनसे संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उनका अवलोकन करता है, उनका अध्ययन करता है और उनका परीक्षण करता है। और ये सारे करने के पश्चात जब बालक एक समस्या का समाधान तक पहुंचता है तो इसके कारण नवीन निष्कर्षों की खोज करता है एक बालक, जिसके कारण जो है ये विधि एक बालक के अंदर अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। अगली बात देखिए, यह विधि जो है प्रतिभाशाली बालकों के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए श्रेष्ठ विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अबव होती है, जिसके कारण उन बालकों के अंदर सृजनात्मक और खोज की प्रवृत्ति जो होती है वो सर्वाधिक होती है। और ये विधि जो होती है बालकों के लिए, उन प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उनकी प्रवृत्ति के लिए, उनकी खोज प्रवृत्ति के लिए। ठीक है ना। तो सर्वाधिक महत्व किसके लिए है? यह विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए है। देखिए इस विधि के संदर्भ में जो है प्रमुख विद्वानों के जो विचार हैं वो देखिए हर्बर्ट विधि के संदर्भ में जो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो विचार दिया था, यानी कहने का मतलब यह है कि अनुसंधान विधि के संदर्भ में जो हर्बर्ट स्पेंसर के विचार हैं वो देखिए, बालकों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि इस विधि के अंदर बालकों को कम से कम बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी ये विचार जो दिया था इस ह्यूरिस्टिक विधि के संदर्भ में, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। दूसरा विचार देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग का। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि ह्यूरिस्टिक विधि को ऐसी विधि माना जा सकता है जिसके द्वारा हम बालकों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता या खोजी व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दो बातें याद रखना कि हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि बालकों को कम से कम बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा उसको खोजने के लिए प्रेरित करो। और इसी विधि में जो आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो कथन दिया था, यानी उन्होंने कहा था कि यह विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंदर अपन बालकों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता और शोधकर्ता के रूप में देख सकते हैं। तो ये दो बातें आप याद रखना, इन परिभाषाओं को रटना नहीं। बस हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि बालकों को कम बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा खोजने के लिए प्रेरित करो, और आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है कि इस विधि के अंदर ये एक ऐसी विधि है जिसके अंदर बालकों को हम एक अनुसंधान करता या खोजी व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। तो ये दो बातें याद रखना, एक तो अनुसंधान करता या खोजी व्यक्ति के रूप में किसने कहा था इस विधि के संदर्भ में, आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाए ये बात किसने की थी? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। अब देखिए अगला जो अपना पॉइंट है वो है अनुसंधान विधि के सोपान। देखिए अनुसंधान विधि के कौन कौन से सोपान है वो देखिए इसमें एक समस्यात्मक कथन दिया जाता है, ये टीचर देता है बालकों को, एक समस्यात्मक कथन देता है टीचर। ठीक है ना। फिर क्या करना, उस समस्यात्मक कथन पर बालक क्या करता है, विचार करता है, तर्क करता है, स्मरण करता है, और उसके पश्चात वो क्या करता है, उस समस्यात्मक कथन से संबंधित तथ्यों का क्या करता है, संकलन करता है, उनका वर्गीकरण करता है और उनकी एक सारणी बनाता है जिनसे संबंधित उनको प्रेक्षण लेने हैं। ठीक है। तो अध्यापक क्या करता है, बालकों को एक समस्या कथन देता है और फिर बालक क्या करते हैं, उस समस्या पर विचार करने के पश्चात उस समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और उनकी एक सारणी बनाते हैं। फिर क्या करना, जब ये सारे कार्य कर लेते हैं इसके पश्चात बालक उस समस्या के समाधान से संबंधित एक परिकल्पना का निर्माण करता है, और परिकल्पना का निर्माण करने के पश्चात वो फिर उन परिकल्पना का परीक्षण करता परीक्षण से तात्पर्य होता है कि परीक्षण लेता है उससे संबंधित, जिस प्रकार अपन प्रयोग के अंदर करते हैं कि नहीं करते, पहले सारणी बना दी, फिर सारणी बनाने के पश्चात अपन जो क्या करते हैं उसके परीक्षण लेते हैं, तो ये परीक्षण ही क्या कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। ठीक है ना। और जब परीक्षण ले लेता है, वो परीक्षण कर लेता है उस परिकल्पना का, उसके पश्चात वो जो है सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो परीक्षण के आधार पर वो जान लेता है कि जो उन्होंने जो समस्या कथन दिया है टीचर ने, क्या वो उससे संबंधित वो परीक्षण लेता है, और परीक्षण के द्वारा जो है वो इस समस्या कथन की क्या करता है, वो पुष्टि करता है, एक नई खोज करता है। तो यानी वो निष्कर्ष निकालता है, और फिर ये निष्कर्षों को टीचर जो देख कर उनका जो है बालकों का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार जो है वो इस अनुसंधान विधि के जो सोपान है, सर्वप्रथम एक समस्या कथन देता है टीचर, और बालक जो है उस समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है, वर्गीकरण करता है, सारणीकरण करता है। फिर क्या करना, इस समस्या का समाधान करने के लिए बालक एक परिकल्पना का निर्माण करता है, फिर उस परिकल्पना का परीक्षण करता है, और फिर क्या करना, सिद्धांतों का निर्माण या निष्कर्ष निकालता है। और इसके पश्चात ये निष्कर्ष जब टीचर के समक्ष ले जाते तो बालक टीचर जो है इन निष्कर्षों को देखकर बालकों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है कि बालकों ने कितना सीखा है, निष्कर्षों को किस सीमा तक उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये अनुसंधान विधि से संबंधित जो ये सोपान है आप याद रखना, इनसे कोई पूछा जाता है, कोई एक सोपान दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि निम्न में से जो है
अनुसंधान विधि के सोपान है या नहीं है। ये 2 प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे। 3 तो दे दिए, अगर 3 सोपान दे देते हैं तो एक गलत सोपान दे दिया जाएगा, और यदि 3 सोपान गलत देंगे तो एक सोपान सही दे दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन से जो है अनुसंधान विधि के सोपान है या नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इससे संबंधित याद रख लेना, इसके सारे के सारे जो सोपान हैं इनको याद रख लेना। अब देखिए अगला पॉइंट है अनुसंधान विधि के गुण। अनुसंधान विधि के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए अनुसंधान विधि एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि यह निरीक्षण और परीक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बालक इसमें निरीक्षण करता है, निरीक्षण करने के पश्चात परीक्षण करता है, इसी कारण इसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं, क्योंकि ये एक अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है बालक के अंदर। तो इसी कारण जो है बालक को खोज के लिए प्रेरित करती है। इसी कारण ये जो विधि कैसी होती है, यह वैज्ञानिक विधि होती है, और ये वैज्ञानिक विधि होने के कारण ये जो है निरीक्षण और परीक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको याद रखना है कि जो अनुसंधान विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, निरीक्षण और परीक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बालक इसमें निरीक्षण करता है किसी समस्या का, और फिर क्या करता है, उसका परीक्षण करता है। इसी कारण इसको वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है क्योंकि इसके अंदर बालक जो होता है वो करके सीखता है, और करके सीखने के कारण बालक जो होता है वो सर्वाधिक सक्रिय रहता है, और सक्रिय रहने के कारण जो होता है उसके कारण जो उसको जो भी ज्ञान होता है वो स्पष्ट होता है, अस्थायी होता है। इसी कारण ये जो विधि होती है एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। इसमें टीचर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, जो भी करता है सब बालक ही करता है। इसी कारण ये जो विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। जैसा कि आपने कहा था पहले से, ये करके सीखो पर आधारित है, बालक स्वयं करता है और सीखता है। स्वानुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें बालक जो होता है वो अपने अनुभव के आधार पर कोई भी प्रयोग करता है, वो प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, प्रेक्षण लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अध्यापक उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, जो भी करता है सभी बालक ही करता है, और वो अपने अनुभवों से करता है, और अपने अनुभवों के आधार पर ही है जो है वो तथ्यों को सीखता है। इसी कारण ये जो है वो स्वानुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बालकों में इस विधि के द्वारा तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन, कल्पना और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। क्या होता है इस अनुसंधान विधि के अंदर, क्योंकि इस विधि के अंदर टीचर बालकों को एक समस्या देता है, फिर बालक जो है उस समस्या पर विचार करते हैं, तर्क करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं और मनन करते हैं, और फिर क्या करना, उस समस्या से संबंधित एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर उस परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, और फिर वो निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। इसके कारण ये जो विधि होती है बालकों के अंदर जो है वो तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन करने की जो है शक्ति का विकास करती है, और बालकों के अंदर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखिए वैज्ञानिक खोजों का जो मुख्य आधार होता है वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य होता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। इस प्रकार का जो भी बालक विचार करता है, जो भी सोचता है, वो कैसा दृष्टिकोण कहलाता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण के सर्वाधिक जो अवसर मिलते हैं वो अनुसंधान विधि में सर्वाधिक मिलते हैं। इसी कारण इस विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, और आलोचनात्मक दृष्टिकोण पैदा करने वाली विधि भी कहते हैं बालक के अंदर। अब देखिए इस विधि के जो प्रमुख दोष कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कोई विधि के कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। अभी तक संसार के अंदर कोई भी विधि नहीं बनी जिसके केवल गुण ही हो, दोष तो हो ही नहीं हो, क्योंकि एक चीज़, अच्छी चीज़ के जितने गुण होते हैं उतने ही उसके दोष भी होते हैं। तो इस विधि के भी अपने आप में कुछ दोष हैं। देखिए ये छोटे बालक और न्यून बुद्धि क्षमता वाले बालकों के लिए अनुपयुक्त विधि मानी जाती है। तो यानी छोटे बालक होते हैं, छोटे बालकों के अंदर बुद्धि का विकास इतना नहीं होता है, जिसके कारण वो जो है वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण कर सके और किसी समस्या का जो है वो अनुसंधानात्मक रूप से समाधान निकाल सके। तो उनकी बुद्धि की क्षमता कम होने के कारण ये विधि जो है छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। एक न्यून बुद्धि क्षमता वाले बालकों के लिए अनुपयुक्त, क्योंकि न्यून बुद्धि क्षमता वाले बालक जो होते हैं वो किसी समस्या के संदर्भ में आलोचनात्मक दृष्टिकोण करने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण जो है अनुसंधान विधि है वो न्यून बुद्धि वाले बालकों के लिए जो है अनुपयुक्त मानी जाती है। इसमें समय और परिश्रम अधिक लगता है, समय भी अधिक लगता है, परिश्रम भी अधिक लगता है, क्योंकि इसमें किसी समस्या दी जाती है तो बालक उसमें परिस्थिति का निर्माण करेगा, फिर उसका परीक्षण करेगा, फिर क्या करो उसमें निष्कर्षों की प्राप्ति करेगा। तो इसमें क्या होता है बहुत सारे जो है इसमें समय लगता है, और इसमें क्या करना, धन की भी ज़्यादा
आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रयोग से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित विभिन्न महंगे महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसी कारण जो है इसमें अधिक परिश्रम लगता है, अधिक समय लगता है और अधिक धन लगता है। प्राप्त निष्कर्षों में विभिन्नता और सही मूल्यांकन असंभव होता है। अब इस विधि में ये इसका महत्वपूर्ण दोष याद रखना। देखिए दोस्तों, ये इसका एक महत्वपूर्ण दोष है कि इस विधि में प्राप्त निष्कर्षों में विभिन्नता होती है। हर बालक प्रयोग करता है, तो हर बालक जो होता है इस विधि के द्वारा जो भी प्रयोग करता है और इस प्रयोग के कारण जो भी निष्कर्ष निकालता है वो हर एक बालक के अलग अलग होते हैं। क्योंकि कोई बालक किसी चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, कोई बालक अच्छी तरीके से करता है, या फिर परिस्थितियाँ भी जो है इस विधि में प्रभाव डालती है। यदि टेम्परेचर है वो भी क्या करता है, प्रयोग को प्रभावित करता है। तो वातावरण है वो भी आसपास का, वो भी क्या करता है, प्रयोगों को जो है प्रभावित करता है। इसी कारण जो है हर एक बच्चे के जो निष्कर्ष निकालता है प्रयोग के कारण, यानी जो प्रयोग करता है और उस प्रयोग के जो हर एक बालक के जो निष्कर्ष होंगे, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो हर एक बालक का अलग अलग होता है। जिसके कारण एक टीचर जो है वो एक बालक का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है और कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही नहीं है। इसी कारण इसमें क्या किया जाता है कि मूल्यांकन का अभाव होता है, सही मूल्यांकन का अभाव होता है, क्योंकि निष्कर्षों में विभिन्नता होती है, जिसके कारण एक टीचर जो है वो सही मूल्यांकन नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये अपनी अनुसंधान विधि समाप्त होती है। एक बार मैं आपको इसका पुनः महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लेकर आता हूँ कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन से और आपको याद रखने हैं। देखिए, इस विधि के प्रतिपादक हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द साइंटिफिक मेथड, ठीक है, द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। और ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से होती है, जिसका अर्थ होता है आई डिस्कवर, मैं खोजता हूँ। इस विधि का जो आधार होता है वो आगमन विधि है, क्योंकि इस विधि का जो जन्म होता है वो आगमन विधि से होता है। इस विधि के अंदर अध्यापक जो होता है वो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, और इस विधि में बालक जो होता है वो एक शोधकर्ता या खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण है कि अध्यापक जो होता है इसमें मार्गदर्शक का कार्य करता है और बालक जो होता है वो एक शोधकर्ता के रूप में कार्य करता है। इस विधि में सर्वाधिक जो महत्व दिया जाता है वो अवलोकन और प्रयोग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अवलोकन और प्रयोग को दिया जाता है। अब देखिए, इसमें बालक जो क्या करता है, कोई भी समस्या रखी जाती है, फिर वो उस बालक क्या करता है, अपनी संज्ञानात्मक शक्तियों यानी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस समस्या से संबंधित तथ्यों का क्या करता है, अवलोकन करता है, अध्ययन करता है, परीक्षण करता है और समस्या का समाधान करता है और फिर क्या करता है, निष्कर्ष प्राप्त करता है। इसके कारण ये जो है बालक के अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है यह विधि। यह विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए अच्छी विधि है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि बालकों को कम से कम बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा खोज करने के लिए कहो, प्रेरित करो उनको। और आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है कि इस विधि के अंदर बच्चों को हम एक अच्छे अनुसंधानकर्ता और खोजी व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। अनुसंधान विधि के सोपान क्या होते हैं? सर्वप्रथम इसमें टीचर एक समस्या कथन देता है, बालक उस समस्या कथन से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है, वर्गीकरण करता है और एक सारणी बनाता है। फिर क्या करना, एक परिकल्पना का निर्माण करता है। फिर क्या करना, उस परिकल्पना का परीक्षण करता है और फिर क्या करना, सिद्धांत या निष्कर्ष निकालता है। फिर क्या करना, सिद्धांत या निष्कर्ष निकालता है और फिर उसके आधार पर टीचर जो क्या करता है, उस बालक का मूल्यांकन करता है। अब देखिए, अनुसंधान विधि के जो गुण हैं, ये एक वैज्ञानिक विधि है और ये निरीक्षण और परीक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। ये करके सीखों पर आधारित है, ये स्वानुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। बालकों के अंदर तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन का विकास करती है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। और इस विधि में जो है बालक जो होते हैं वो छोटे बालकों के लिए और जो न्यून बुद्धि क्षमता वाले बालक होते हैं उनके लिए ये विधि जो है कम उपयोगी होती है और इसमें समय, श्रम और धन जो होता है वो अधिक लगता है और इसमें प्राप्त निष्कर्षों में विभिन्नता होती है, जिसके कारण जो है वो टीचर जो होता है वो सही तरीके से एक बालक का मूल्यांकन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अपनी ये जो है अनुसंधान विधि समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा और